दीप्ति की आंखें खुली तो खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। एक पल के लिए तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। दीप्ति की माँ तुरंत उसके पास आकर बोली, कैसी है बेटी? इतनी बड़ी बात तूने हमसे छिपाई। मैं मानती हूँ कि अच्छी परवरिश ना कर पाने के कारण तू अपने माता पिता को दोषी मानती है, पर हैं तो हम तेरे माता पिता ही। तुझे दुखी देखकर भला हम खुश कैसे रह सकते हैं? दीप्ति कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। प्लीज आप इससे ज़्यादा बातें मत कीजिए, इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। उसी समय राउंड पर आई डॉक्टर ने मरीज से बातें करते देखकर कहा तथा नर्स को कुछ ज़रूरी हिदायत देती हुई चली गई। नर्स ने उसके मम्मी पापा से कहा, इनकी क्लीनिंग करनी है, कृपया थोड़ी देर के लिए आप लोग बाहर चले जाएं। नर्स साफ सफाई कर रही थी, पर दीप्ति के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उससे कब और कहाँ गलती हुई। आज उसे लग रहा था कि माता पिता को दुख पहुंचाने के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करते करते उसने खुद के जीवन को दांव पर लगा दिया। अपनी जिंदगी को उसने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अतीत की घटनाओं के खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने किताब के एक एक पन्ने की तरह आ और जा रहे थे। दीप्ति अपने मम्मी पापा और दादी के साथ रहती थी। माता पिता दोनों के नौकरी करने के कारण उसे उनका साथ नहीं मिल पाया था जैसा वो चाहती थी। जब उसे अपनी मम्मी के हाथों का पालना चाहिए था, दादी की गोद में उसने आंखें खोली, बोलना और चलना सीखा। वो 1.5 साल की थी कि दादी का साया उसके ऊपर से उठ गया। अब उसे लेकर मम्मी पापा में खींचतान चलने लगी। तब एक आया का प्रबंध किया गया। एक दिन मम्मी ने आया को दूध में पानी मिलाकर उसे पिलाते तथा बचा हुआ दूध स्वयं पीते देख लिया। उसकी गलती पर उसे डांटा तो उसने दूसरे दिन से आना ही बंद कर दिया। अब उसकी समस्या उनके सामने फिर मुंह खड़ी थी। दूसरी आया मिली तो वो पहली से भी ज़्यादा तेज और चालाक निकली। उसे अकेला छोड़कर वो अपने प्रेमी के साथ गप्पे लड़ाती रहती। पता लगने पर मम्मी ने उसे भी निकाल दिया। वो 2 साल की थी, फिर भी उसके जहन में आज भी क्रेच की आया का बर्ताव अंकित है। उसके स्वयं खाना ना खाने पर डांटना, झल्लाना, यहाँ तक कि मारना, पता नहीं और भी क्या क्या। दहशत इतनी थी कि जब भी माँ उसे क्रेच में छोड़ने के लिए जाती, वो पहले से ही रोने लगती थी। पर मम्मी को समय से ऑफिस पहुंचना होता था, अतः वो उसके रोने की परवाह ना कर उसे आया को सौंप कर चली जाती थी। जब वो पढ़ने लायक हुई तब स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया गया। स्कूल की छुट्टी होती तो कभी मम्मी तो कभी पापा उसे स्कूल से लाकर घर छोड़ देते तथा उससे कहते कि उनके अलावा कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना और ना ही बाहर निकलना। देखने के लिए दरवाजे में आई पीस लगवा दिया था। हफ्ते में एक दिन चाचा चाची मिलने आ जाते थे। उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वो पड़ोस में रहने वाले सोनू की आवाज़ सुनकर बाहर चली गई तथा खेलने लगी। तभी मम्मी आ गई। खुला घर तथा उसे बाहर खेलते देखकर वो क्रोधित हो गई। दूसरे दिन से वो उसे बाहर से बंद करके जाने लगी। एक दिन उसे न जाने क्या सूझा कि घर की पूरी चीज़ें जो उसके दायरे में थी, उसने वो सारी चीज़ें नीचे फेंक दी। उस दिन उसकी खूब पिटाई हुई और मम्मी पापा में भी जमकर झगड़ा हुआ। मम्मी की परेशानी देखकर सोनू की मम्मी ने स्कूल के बाद उसे अपने घर छोड़कर जाने के लिए कहा तो वो बहुत खुश हुई। साथ ही मम्मी पापा की समस्या भी हल हो गई। 4 साल ऐसे ही निकल गए। बड़ी होने के कारण अब उसके स्कूल का समय भी बढ़ गया था तथा अब वो पहले से भी ज़्यादा समझदार हो गई थी। उसने अपनी स्थिति से समझौता कर लिया था। मम्मी के आदेशानुसार वो उनके या पापा के ऑफिस से आने पर उनकी आवाज़ सुनकर ही दरवाज़ा खोलती, या तो फिर अपने चाचा चाची के लिए, किसी अन्य की आवाज़ पर नहीं। एकांत की विभीषिका उसे तब भी परेशान करती, पर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसने स्थिति से समझौता कर लिया। अब उसे पढ़ाने और होमवर्क कराने को लेकर मम्मी पापा में तकरार होने लगी। अभी वो 10 वर्ष की ही थी कि उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया।
धीरे धीरे करके वो अपने मम्मी पापा के प्यार के लिए तरसने लगी थी। मम्मी पापा हर महीने उससे मिलने आते, उसके लिए अच्छी अच्छी गिफ्ट लाते, पूरा दिन उसके साथ गुजारते। पर शाम को उसे जब हॉस्टल छोड़कर जाने लगते तो वो रो पड़ती थी। तब मम्मी आंखों में आंसू भरकर कहती, बेटा मजबूरी है, मैं जो कर रही हूँ वो तेरे भविष्य के लिए ही तो कर रही हूँ। वो उस समय समझ नहीं पाती थी कि ये कैसी मजबूरी है। सबके बच्चे अपने मम्मी पापा के पास रहते हैं, फिर वो क्यों नहीं। धीरे धीरे वो अपनी हम उम्र साथियों के साथ घुलने मिलने लगी और फिर उसे ऐसा लगने लगा कि सबकी एक ही जैसी कहानी है। वहाँ अधिकांशतः बच्चों को इसीलिए हॉस्टल में डाला गया था क्योंकि किसी की माँ नहीं थी तो किसी के घर का माहौल अच्छा नहीं था। किसी के माता पिता उसके माता पिता की तरह ही कामकाजी थे, तो कोई अपने बच्चों के उन्नत भविष्य के लिए उन्हें वहाँ दाखिल करवा गए थे। छुट्टी में घर जाती तो मम्मी पापा की व्यस्तता देख उसे लगता था कि इससे तो वो हॉस्टल में ही अच्छी थी, कम से कम वहाँ बात करने वाला कोई तो रहता है। इसी तरह धीरे धीरे करके मन में विद्रोह पैदा होता गया। उसे अपने मम्मी पापा स्वार्थी लगने लगे, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उसे पैदा तो कर दिया पर उसकी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते हैं। आखिर एक बच्चे को अच्छे कपड़ों, अच्छे खिलौनों के साथ साथ और भी तो कुछ चाहिए। ये साधारण सी बात वो क्यों नहीं समझ पा रहे, या जानते बूझते हुए भी समझना नहीं चाहते हैं। एक बार उसने पूछ ही लिया, मैं आप ही की बेटी हूँ, या आप कहीं से मुझे उठा तो नहीं लाए हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग मुझे रोड से उठाकर लाए हो। उसकी मनोस्थिति समझे बिना ही मम्मी भड़क कर बोली, दीप्ति तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कैसी बातें कर रही है? कौन तेरे मन में जहर घोल रहा है? मम्मी आशंकित मन से पापा की ओर देखने लगी। पापा भी चुप कहाँ रहने वाले थे, बोल उठे, शक क्यों नहीं करेगी, कभी प्यार के दो बोल बोले हैं, कभी उसके पास बैठकर उसकी समस्याएं जानने की कोशिश की है। तुम्हें तो बस हर समय काम ही काम सूझता रहता है, तो तुम क्यों नहीं उससे समस्याएं पूछते? तुम भी तो उसके पिता हो, तुम ही थोड़ा सा उसे समय दे दिया करो। क्या बच्चे को पालने की सारी जिम्मेदारी माँ को ही निभानी पड़ती है? दोनों में तकरार इतनी बढ़ी कि उस दिन घर में खाना ही नहीं बना। मम्मी गुस्से में बाहर चली गई। लगभग 10 बजे पापा हाथ में दूध तथा ब्रेड लेकर आए और आग्रहपूर्वक उसे खाने के लिए कहने लगे, पर उसे भूख कहाँ थी। मन की बात जबान पर आ ही गई। पापा, अगर किसी को मेरी आवश्यकता नहीं थी तो मुझे इस दुनिया में लेकर ही क्यों आए? मेरी वजह से आप और मम्मी में झगड़ा होता है। मुझे कल ही हॉस्टल छोड़ दीजिए, मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता। पापा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा नहीं कहते बेटा, ये घर है। घर? कैसा घर पापा? मैं पूरे दिन अकेली रहती हूँ, आप और मम्मी आते भी हैं तो सिर्फ अपनी अपनी समस्याएं लेकर। मेरे लिए आप दोनों के पास समय ही नहीं है। पापा उदास मन से ऑफिस चले गए थे, पर उस दिन उसे अपने मन में बार बार उमड़ती बात कहने पर बहुत संतोष मिला था। इस अकेलेपन के बावजूद उसके पास कुछ खुशनुमा पल थे। गर्मियों की छुट्टियों में जब वे 15 दिन किसी हिल स्टेशन पर घूमने जाते, उसके जन्मदिन पर उसकी मनपसंद ड्रेस के साथ उसको उपहार भी खरीदवाया जाता। यहाँ तक कि हॉस्टल में वार्डन से इजाज़त लेकर उसके जन्मदिन पर एक छोटी सी पार्टी आयोजित की जाती तथा उसके सभी दोस्तों को गिफ्ट भी दी जाती। और फिर 2-4 दिनों के लिए वो अपने चाचा चाची के पास चली जाती, जहाँ पर उसे बहुत ही संतोष मिलता था। इस सब के बावजूद जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, अपनों के प्यार से तरसते मन में विद्रोह का अंकुर पनपने लगा। यही कारण था कि पहले जहाँ वो चुप रहा करती थी, अब अपने मन की भड़ास निकालने लगी थी तथा उनकी इच्छा के खिलाफ काम करने लगी थी। ऐसा करके वो न केवल सहज हो जाया करती थी, बल्कि मम्मी पापा के लटके चेहरे देखकर उसे असीम आनंद मिलने लगा था। जाने क्यों उसे लगने लगा था, जब इन्हें ही मेरी परवाह नहीं तो मैं ही इनकी परवाह क्यों करूं। इसी मनोस्थिति के चलते एक बार वो छुट्टियों में अपने घर न आकर अपने चाचा चाची के घर चली गई। वहाँ चाची के प्यार और अपनत्व ने उसके सोने मन में उत्साह का संचार कर दिया। वहीं उसने जाना कि घर ऊंची नीची दीवारों से नहीं,
उसमें रहने वाले लोगों के प्यार और विश्वास से बनता है। उसका घर तो इनके घर से भी बड़ा है, सुख सुविधाएं भी ज़्यादा थी, पर नहीं थे तो प्यार के दो मीठे बोल, एक दूसरे के लिए समय। प्यार और विश्वास का सुरक्षित कवच। वास्तव में प्यार से बनाए माँ के हाथ के खाने का स्वाद कैसा होता है, उसने वहीं जाना। वहाँ पर चाची मेरी एक एक फरमाइश पूरी करती। एक बार उसने पूछा था, चाची मैं आपके पास क्यों नहीं रह सकती, और आपने अपनी बेटी को खुद से दूर क्यों किया। उन्होंने तब सहज उत्तर दिया था, बेटा यहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं है, इसीलिए उसके भविष्य के लिए हमें ये निर्णय करना पड़ा। तो इस बात को जानती है। घर न आने के लिए माँ का फोन आने पर उसने रूखे स्वर में उत्तर दिया, मैं नहीं आऊँगी, आप और पापा ही घुमाओ, मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि लौट कर आने के बाद तो आप और पापा फिर नौकरी पर जाने लगोगे और मुझे अकेले ही घर में रहना पड़ेगा। मैं यहाँ चाची के पास ही अच्छी हूँ, कम से कम यहाँ मुझे घर होने का एहसास तो हो रहा है। दीप्ति का ऐसा व्यवहार देखकर उसकी चाची ने अवसर पाकर उसे समझाते हुए कहा, बेटा तुम मेरी बेटी जैसी हो, मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाना। एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, अपने माता पिता को तुम कभी गलत मत समझना। शायद उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी जिसे तुम समझ नहीं पा रही हो। चाची अपने बच्चे की परवरिश से ज़्यादा एक माता पिता के लिए और भी कुछ ज़रूरी है। बेटा सबकी प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। कोई घर परिवार के लिए सब कुछ त्याग देता है, तो कोई अपने करियर को भी जीवन का ध्येय मानते हुए घर परिवार को सहेजना चाहता है। तुम्हारी माँ कैरियर वूमन है, अपने कैरियर से प्यार है उन्हें, पर इसका ये कदापि अर्थ नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाती, पर क्या उन्होंने तुम्हें किसी बात की कोई कमी होने दी। अपनी चाची की बात मानकर दीप्ति घर आई तो उसकी मम्मी उसे अपने सीने से लगाकर रो पड़ी। पापा का भी यही हाल था। हफ्ते भर मम्मी छुट्टी लेकर उसके पास ही रहीं, उससे पूछ पूछ कर खाना बनाती और उसे खिलाती रहीं। तब अचानक उसका सारा क्रोध आंखों के रास्ते बह निकला था। तब उसे एहसास हुआ था कि मम्मी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। पर जैसे ही उन्होंने ऑफिस जाना शुरू किया, घर का सूनापन उसके दिलो दिमाग पर फिर से हावी होता गया। अभी छुट्टी के 15 दिन बाकी थे, पर लग रहा था जैसे उसे आए हुए वर्षों हो गए हैं। शाम को मम्मी पापा के आने पर उनके पास बैठकर वो ढेरों बातें करना चाहती थी, पर कभी फ़ोन की घंटी बज उठती तो कभी कोई आ जाता। कभी मम्मी पापा ही उसकी उपस्थिति से बेखबर किसी बात पर झल्ला उठते, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो उठता। ये सब देखकर मन में विद्रोह फिर पनपने लगा। वो हॉस्टल जाने लगी तो मम्मी ने उसके लिए नई ड्रेस खरीदवाने के साथ साथ ज़रूरत का अन्य सामान खरीदवाया। यहाँ तक कि उसकी पसंद की खाने की कई तरह की चीज़ें खरीद कर रखी। फिर भी न जाने क्यों इन चीज़ों से उसे माँ का प्यार नज़र नहीं आया। उसने सोच लिया जब उन्हें उससे प्यार ही नहीं है तो वही उनकी परवाह क्यों करे। अब फ़ोन आने पर वो मम्मी से ढंग से बातें नहीं करना चाहती थी। वो कुछ पूछती तो बस हाँ या हूँ में उत्तर देती। उसका रुख देखकर एक बार उसकी मम्मी उससे मिलने भी गई, तो भी पता नहीं क्यों उसका उनसे बात करने का मन ही नहीं किया। मानो वो अपने मन के बंद दरवाजे से बाहर निकलना ही नहीं चाह रही हो। धीरे धीरे छुट्टियां आ गईं। उसने अपनी वार्डन से हॉस्टल में ही रहने का आग्रह किया। पहले तो वो मानी नहीं, पर जब उसने उन्हें अपनी व्यथा बताई तो उन्होंने उसके मम्मी पापा को सूचना देकर रहने की इजाज़त दे दी। उसका ये रुख देखकर मम्मी पापा ने आकर उसे समझाना चाहा, तो उसने साफ शब्दों में कह दिया, घर से तो मुझे यही अच्छा लगता है, कम से कम यहाँ मुझे अपनापन तो मिलता है। मैं यहीं रहकर कोचिंग करना चाहती हूँ। बुझे मन से वे दोनों वार्डन को उसका ख्याल रखने के लिए कहकर लौट गए। कुछ दिन तो वो हॉस्टल में रही, किंतु सूना हॉस्टल उसके मन के सूनेपन को और बढ़ाने लगा। अब उसे किसी से मिलना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो जिससे भी मिलती वही उसके घर के बारे में पूछता, और वो अपने घर के बारे में किसी को क्या बताती। अब ना उसका पढ़ने में मन लगता और ना ही किसी अन्य काम में। यहाँ तक कि वो क्लास भी मिस करने लगी। नतीजा ये हुआ कि वो फर्स्ट टर्म में फेल हो गई।
दीप्ति की ये दशा देखकर एक दिन मिस सुजाता ने उसे बुलाकर कहा, बेटा तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आता है। यही अकेलापन, यही सूनापन मैंने भी सब कुछ भोगा है। अपने माता पिता के मरने के बाद चाचा चाची के ताने, चचेरे भाई बहनों की नफरत सब झेली है मैंने। पर मैं कभी जीवन से निराश नहीं हुई, बल्कि जितनी भी मन में चोटें पड़ती गईं, उतनी ही विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का साहस मन में पैदा होता गया। जीवन से भागना बेहद आसान है बेटा, लेकिन कुछ सार्थक करना बेहद कठिन। पर तुमने तो आसान राह ढूंढ ली है। न जाने तुमने ये कैसी ग्रंथि पाल ली है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें प्यार नहीं करते। हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी रही हो, जिसे तुम अभी समझ नहीं पा रही हो। तुम्हारे माता पिता तो हैं, पर जरा उन बच्चों के बारे में सोचो, जो अनाथ हैं, बेसहारा हैं, या दूसरों की दया पर पल रहे हैं। फिर ऐसा करके तुम किसे कष्ट दे रही हो, अपने माता पिता को या खुद को? जीवन तो तुम्हारा ही बर्बाद होगा। जीवन बहुत बहुमूल्य है बेटा, इसे व्यर्थ ना होने दो। दूसरों की तरह वार्डन का समझाना भी उसे बेहद नागवार गुजरा था, किंतु फिर भी उनकी एक बात उसके दिमाग में रह रहकर गूंज रही थी। जीवन से भागना बेहद आसान है बेटा, पर कुछ सार्थक करना बेहद कठिन। उसने सोच लिया था कि अब से वो दूसरों के बारे में ना कुछ कहेगी और ना ही कुछ सोचेगी। जिएगी तो सिर्फ अपने लिए, आखिर जिंदगी उसकी है। सब तरफ से ध्यान हटाकर उसने पढ़ने में मन लगा लिया। पहले जहां वो ऐसे ही पास होती रही थी, अब मेरिट में आने लगी। सभी उसमें परिवर्तन देखकर चकित थे। हायर सेकेंडरी में उसने अपने स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई। कंप्यूटर साइंस में बीएससी करने के बाद वहीं से एमएससी करने लगी। पर तब भी वो अपने घर नहीं आई। इस दौरान उसके माता पिता ही मिलने आते रहे, पर वो निर्विकार ही रही। एक बार उसकी माँ ने कहा, बेटा एक दो अच्छे लड़के मेरी निगाह में हैं, अगर तू देखकर पसंद कर ले तो हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। किस जिम्मेदारी की बात कर रही हैं आप मम्मी? अब तक आपने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है? जब बच्चों को माँ का आंचल चाहिए, तब आपने मुझे क्रेच में डाल दिया। जब एक बेटी को माँ के प्यार और अपनेपन की ज़रूरत थी, तब हॉस्टल में डाल दिया। ये भी नहीं सोचा कि आपकी मासूम बेटी अपने नन्हे नन्हे हाथों से खाना कैसे खाती होगी, कैसे स्कूल के लिए तैयार होती होगी। आपको मुझसे नहीं, अपने करियर से ही प्यार है। बार बार आप क्यों आकर मेरे दंश को और गहरा कर देती हैं? मैंने तो मान लिया है कि मेरा कोई नहीं है, आप भी यही मान लीजिए। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, मुझे विवाह के नाम से नफरत है। ऐसे बंधन से क्या लाभ, जिसमें दो इंसान जकड़े तो रहें, पर प्यार का नामो निशान ही ना हो। दैहिक सुख से उत्पन्न संतान के प्रति जिम्मेदारी का एहसास तक ना हो। पत्थर बनी वो माँ को जाते हुए देखती रही। उनकी आंखों से निकलते आंसू उसे सुकून दे रहे थे, मानो उसमें दिल नाम की चीज ही नहीं रह गई थी। तभी तो उन्हें देखते ही न जाने उसे क्या हो जाता था कि वो जहर उगलने लगती थी। पर यह भी सच है कि उसके जाने के बाद वो घंटों अपने ही अंतर कवच में कैद बैठी रह जाती थी। एक ऐसे ही क्षण जब वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तब आशीष ने अंदर आते हुए उससे कहा, अंधेरे में क्यों बैठी हो दीप्ति? याद नहीं है प्रोजेक्ट के लिए डाटा कलेक्ट करने जाना है? बस एक मिनट रुको, मैं ड्रेस चेंज कर लूँ। अंतर कवच से बाहर निकलकर उसने कहा था। आशीष उसका क्लासमेट था, पढ़ाई में जब तब उसकी मदद किया करता था। प्रोजेक्ट भी उन्हें एक ही मिला था, इसीलिए साथ साथ आने जाने के कारण उनमें मित्रता हो गई थी। एक दिन वे प्रोजेक्ट करके लौट रहे थे। आशीष को परेशान देखकर उसने परेशानी का कारण पूछा तो आशीष ने कहा, मेरा मकान मालिक घर खाली करने को कह रहा है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। एक दो जगह पता किया तो किराया बहुत मांगते हैं और उतना दे पाने की मेरी हैसियत नहीं है। तुम मेरा रूम शेयर कर लो, हम दोनों साथ पढ़ते हैं, साथ साथ जाते हैं। एक जगह रहने से सुविधा हो जाएगी। पर पर क्या? मैं किसी की परवाह नहीं करती। जो मुझे अच्छा लगता है वही करती हूँ। दूसरे दिन ही आशीष शिफ्ट हो गया। उसकी एक दोस्त ने ये सब कुछ दीप्ति की माँ को बता दिया, तो वो उसे समझाने आई। फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ी रही, तो माँ ने पैसा ना भेजने का निर्णय सुना दिया। इस पर उसने भी क्रोध में कह दिया,
आज तक आपने दिया ही क्या है, सिर्फ पैसा ही ना। अगर वो भी नहीं देना चाहती तो मत दीजिए, मुझे उसकी भी कोई परवाह नहीं है। माँ रोते हुए और पापा क्रोधित होकर चले गए थे। उस दिन उसे बेहद सुकून मिला था। पता नहीं क्यों जब जब वो माँ को रोते हुए देखती, उसे लगता जैसे उसके दुखते घावों में किसी ने मरहम लगा दिया हो। उसी दिन न जाने उसे क्या हुआ कि उसने आशीष के सामने समर्पण कर दिया। आशीष ने आनाकानी भी की तो वो बोली, जब मुझे कोई परेशानी नहीं तो तुम्हें क्यों है? फिर मैं विवाह के लिए तो नहीं कह रही हूँ, जब हम चाहेंगे अलग हो जाएंगे। पढ़ाई पूरी होते ही उनकी नौकरी लग गई, किंतु एक ही शहर में होने के कारण उनका संबंध कायम रहा। पूरी सावधानी बरतने के बावजूद एक दिन दीप्ति को लगा जैसे उसके शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है जो वो पहली बार महसूस कर रही है। वो आशीष को इस बारे में बताना चाहती थी कि उसने कहा, दीप्ति माँ पिताजी विवाह के लिए जोर डाल रहे हैं, अब मुझे दूसरा घर ढूंढना होगा। आशीष की बात सुनकर दीप्ति चौंक गई और बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे ऐसी हालत में छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो? कैसी हालत? आशीष ने पूछा। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सहयोगी तो तुम भी रहे हो, वो तो तुम्हारी वजह से। तुम्ही ने कहा था कि जब मुझे ऐतराज नहीं तो तुम्हें क्यों है, अब तुम भुगतो। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? तुम तो मेरे मित्र हमदर्द रहे हो। देखो दीप्ति, पिताजी मेरा विवाह तय कर चुके हैं और उन्हें मना करना मेरे लिए संभव नहीं है। फिर मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ संबंध कैसे बना सकता हूँ, जो विवाह में विश्वास ही नहीं करती हो और विवाह से पहले ही अपना शरीर किसी को दे देने में उसे कुछ आपत्तिजनक नहीं लगता हो। परंपराओं की दुहाई मत दो आशीष, तुम भी विवाह से पहले संबंध बना चुके हो। क्या तुम उस लड़की के साथ अन्याय नहीं करोगे जिसके साथ तुम विवाह कर रहे हो? मेरी बात और है, मैं एक पुरुष हूँ। फिर तुम्हारे पास प्रमाण क्या है? प्रमाण की बात सुनते ही दीप्ति गुस्से में थरथराती हुई आशीष को मारने के लिए झपटी। वो तेजी से हटा तो सामने रखी टेबल से दीप्ति टकराकर जमीन पर गिर गई। असहनीय दर्द से पेट पकड़कर वो वहीं बैठ गई। आशीष ने उसे उठाना चाहा तो उसने चिल्लाकर कहा, मुझे छूना मत, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम मेरी जिंदगी में ना कभी थे, ना हो और ना ही रहोगे। चले जाओ मेरे घर से। आशीष अपना सामान समेट कर चला गया। पूरी रात वो रोती रही। पेट दर्द सहा नहीं गया तो उठकर उसने पेन किलर खा लिया। दीप्ति को बार बार यही लगता रहा कि क्यों उसे किसी का प्यार और विश्वास नहीं मिलता। पहले माता पिता और अब आशीष। खैर, सुबह तक पेट दर्द तो ठीक हो गया था, पर मन अभी भी ठीक नहीं हुआ था। क्या करे इस बच्चे का? माना कि ये बच्चा उसकी जिंदगी में जबरदस्ती आ गया है, पर है तो उसका अपना अंसीना। वो अकेली कैसे इस बच्चे को परवरिश कर पाएगी? क्या अपने बच्चे को वो प्यार दुलार और अपनत्व दे पाएगी जिसके लिए वो अपने माता पिता को दोष देती रही है? मन में अजीब सी कसमकस चल रही थी। अपने करियर के लिए जहाँ वो बच्चे का बलिदान देना चाहती थी, वहीं उसके प्रति स्नेह भी जागने लगा था। वो जानती थी कि बिना विवाह के माँ बनना समाज सह नहीं पाएगा। उसके माता पिता सुनेंगे तो जीते जी मर जाएंगे। आज न जाने क्यों माँ के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जो उन्होंने उसे आशीष के साथ रहते देखकर कहे थे, बेटा माना कि मैं तुझे उतना प्यार दुलार नहीं दे पाई जिसकी तू आकांक्षी थी। मैं अपराधिनी हूँ तेरी, पर मेरे किए की सजा तू खुद को तो ना दे। आज भी हमारा समाज विवाह पूर्व संबंधों को मान्यता नहीं देता है। ऐसे संबंध अवैध ही कहलाएंगे। उस समय तो वो सिर्फ वही करना चाहती थी जिससे उसके माता पिता को चोट पहुँचे। आशीष जिस पर उसने विश्वास किया, उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बार बार आशीष के शब्द उसके दिलो दिमाग में गूंजकर उसके अस्तित्व को नकारने लगती कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ संबंध कैसे बना सकता हूँ, जो विवाह में विश्वास ही नहीं करती हो। कभी मन करता कि आत्महत्या कर ले, पर तभी उसे उसका मन धिक्कारने लगता। उसे अपनी वार्डन के शब्द याद आते कि जीवन से भागना बेहद आसान है बेटा, लेकिन कुछ सार्थक करना बेहद ही कठिन। पर तुमने तो आसान राह ढूंढ ली है। वो कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी
ऑफिस में छुट्टी की अर्जी भिजवा दी थी। कसमकस इतनी ज़्यादा थी कि उसका ना बाहर निकलने का मन कर रहा था और ना ही किसी से मिलने का। पेट में दर्द उठता, पर वो डॉक्टर को दिखाने के बजाय दर्दनाशक दवा खाकर दबाने की कोशिश करती रहती। एक दिन जब वो ऐसे ही दर्द में तड़प रही थी, तभी उसकी दोस्त मिलने आ पहुंची। उसकी ऐसी दशा देखकर वो अचंभित रह गई तथा उसे जबरन अपनी गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसे चेकअप करवाने के लिए कहा। सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर उस पर बहुत गुस्सा हुई तथा बोली, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गर्भवती हो? उसको कोई उत्तर ना देते देखकर वो फिर बोली, तुम लड़कियों की यही तो समस्या है, जरा भी सावधानी नहीं बरतती। क्या पेट में तुम्हें कोई चोट लगी थी? अपने पति को बुलवा लो, क्योंकि तुम्हारा शीघ्र ऑपरेशन करना पड़ेगा। लगता है किसी चोट के कारण तुम्हारा बच्चा मर गया है और उसी के इन्फेक्शन से पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर वो दोनों चौंक गई। उसकी दोस्त ने बात बनाते हुए कहा, डॉक्टर ऑपरेशन कब करना पड़ेगा? दरअसल इनके पति कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, उनका इतनी जल्दी आना संभव नहीं है। ऑपरेशन अभी तुरंत ही करना पड़ेगा। कोई तो रिश्तेदार होंगे ही ना, उन्हें जल्द बुलवा लो। हम इन्हें एडमिट कर सारी प्रक्रियाएं प्रारंभ कर देते हैं। उसने दीप्ति को देखा, फिर डॉक्टर की ओर मुखातिब होती हुई बोली, डॉक्टर मैं ही इनकी जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि इनका कोई भी रिश्तेदार इतनी जल्दी नहीं आ सकता। दीप्ति के मना करने पर भी उसने उसके माता पिता को फ़ोन कर दिया था। उन्होंने तुरंत ही आने की बात कही। उनके आने से पहले ही वो ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी थी। बेहोशी की हालत में भी डॉक्टर के शब्द उसके कानों में पड़ ही गए। इसके यूट्रस में इन्फेक्शन इतना फैल गया है कि अगर निकाला नहीं गया तो जान को खतरा हो सकता है। अतः बाहर जाकर इनके रिश्तेदारों से इजाज़त ले लो। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। सुबह जब आँख खुली तो मम्मी पापा को अपने पास बैठा पाया। उनको देखते ही उसकी नफरत फिर से भड़क उठी थी। अगर उसे उनका प्यार और अपनत्व मिलता तो उसके साथ ऐसे हादसे ही क्यों होते? अगर उस समय नर्स नहीं आती तो वो पता नहीं क्या क्या कह बैठती। बेटा कुछ खा ले वरना ताकत कैसे आएगी। आवाज़ सुनते ही दीप्ति अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। नर्स पता नहीं कब चली गई थी। माँ हाथ में फलों की प्लेट लिए खाने को कह रही थी तथा उसके पास ही बैठे पापा आशा भरी नज़रों से उसे देख रहे थे। उसने बिना कुछ कहे ही मुंह फेर लिया, क्योंकि वो जानती थी कि माँ की आंखों से आंसू बह रहे होंगे, पर वो अपने दिल के हाथों विवश थी। बार बार एक ही विचार उसके मन में आ रहा था कि माना माता पिता उसकी उचित परवरिश ना कर पाने के लिए दोषी थे, पर हर सुविधा मिलने के बावजूद उसने भी कौन सा अच्छा काम किया। दूसरों को दोष देना तो बहुत आसान है, पर जिंदगी बनाना बिगाड़ना तो इंसान के अपने हाथ में है। दीप्ति समझ नहीं पा रही थी कि कुदरत ने औरत को इतना कमज़ोर क्यों बनाया है कि एक छोटी सी आंधी का झोंका उसके सारे वजूद को हिलाकर रख देता है। सबसे ज़्यादा दुख तो उसे इस बात का था कि हादसे में उसके गर्भाशय को निकाल देना पड़ा। अपूर्ण औरत बनकर वो कैसे जिएगी? माँ ने तो अपने करियर के लिए उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, पर उसने तो उन्हें दुख देने के लिए ही ये सब किया। उसका तो यही हस्न होना था, पर वो अभी भी नहीं समझ पा रही थी कि सज़ा किसे मिली। धीरे धीरे करके 5 दिन गुजर गए। दीप्ति के मम्मी पापा उसको घर ले आए थे। दीप्ति की मम्मी ने अब पूरा पूरा ध्यान रखा उसका। दीप्ति के लिए उनके ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले ली थी। 1 महीने में दीप्ति काफ़ी बेहतर हो गई। दीप्ति ने एक बच्चों का अनाथ आश्रम ज्वाइन कर लिया और वहाँ अपना समय देने लगी। दीप्ति उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना चाहती थी जो बच्चे प्यार के लिए तरसते रहते हैं। दीप्ति की मम्मी ने भी अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी और अब उन्होंने ज़्यादा बाहर घूमना फिरना कम कर दिया था। अब वो दीप्ति के लिए भी समय निकालने लगी थी। दीप्ति को अनाथ आश्रम में काम करते हुए लगभग 3 महीने बीत गए। वहाँ पर उसकी मुलाकात कुणाल से हुई। कुणाल वहाँ पर मैनेजर की पोस्ट के लिए काम करने आया था। पूरा अनाथ आश्रम उसी के तहत था। कुणाल दीप्ति से प्यार करने लगा था। उसने दीप्ति के बारे में सब कुछ पता कर लिया। दोनों को वहाँ पर काम करते हुए लगभग 1 साल बीत गया। एक दिन कुणाल ने दीप्ति को प्रपोज किया। दीप्ति को भी कुणाल का साथ पसंद था,
इसीलिए उसने हाँ कर दिया। दीप्ति ने कुणाल को अपने बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया था। दीप्ति और कुणाल की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो गई। दीप्ति के मम्मी पापा इस शादी से बहुत खुश थे। अब दोनों मिलकर अनाथ आश्रम को बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। दीप्ति खुद तो कभी माँ नहीं बन पाई, लेकिन उसने बच्चों को अपना प्यार दिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।